हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल द कॉमर्स केयर में। जैसा कि मैंने पहले भी झारखंड बोर्ड द्वारा अपलोड किया गया जितना भी मॉडल सेट था उसका सॉल्यूशन मैं अपलोड कर चुका है YouTube पर। आज मैं BST का जो MCQ टाइप क्वेश्चन का मॉडल सेट है उसे अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना और बेल आइकन को प्रेस भी कर देना ताकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि व्यवसाय को प्रभावित करने वाले घटकों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, आप इंग्लिश में देख सकते हैं। द फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस आर कलेक्टिवली नोन एज। व्यवसाय को प्रभावित करने वाले घटकों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो आप यदि पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि व्यावसायिक वातावरण कहते हैं उसे, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 1 मिनट वेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इनमें से कौन आर्थिक वातावरण का घटक है? आर्थिक वातावरण, आर्थिक नीतियां, आर्थिक दशाएं या उपरोक्त सभी। इंग्लिश में आप देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो अभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ने में आप टाइम मेरा ज़्यादा चला जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो चाहे तो हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, तो ज़्यादा बच्चे हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, इसलिए हिंदी में पढ़ के ऑप्शन में देते जाऊंगा। इंग्लिश मीडियम वाले उसी के अकॉर्डिंग टिक आउट कर लेंगे। तो बताएंगे आप कि इनमें से कौन सा घटक है, इनमें से कौन सा घटक है आर्थिक वातावरण का घटक है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है आर्थिक प्रणाली, बी है आर्थिक नीतियाँ, सी आर्थिक दशाएं और उपरोक्त सभी। तो नॉर्मल सी बात है कि ये सभी ऑप्शन आपका सही है, तो ये इनमें से सभी होगा। आर्थिक वातावरण का घटक ये सभी है। ठीक है, अब यहाँ डील नहीं कर सकता इस वीडियो में, ठीक ना, चाहूँ तो मैं आपको डील करके बता सकता हूँ कि आर्थिक वातावरण आखिर होता क्या है और उसमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। ठीक है, तो समय ज़्यादा कंज्यूम होगा इसमें, इसलिए मैं नहीं करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है नियोजन किया जाता है। नियोजन किया जाता है, नियोजन वर्तमान के लिए होता है? बिल्कुल नहीं। भविष्य के लिए? हाँ, भविष्य के लिए होता है। भूतकाल के लिए? असंभव है। सभी समय के लिए? नहीं। तो इसमें एक ही ऑप्शन आपका सही है, वो है बी। ठीक ना, भविष्य के लिए। तो भविष्य के लिए आपका ऑप्शन बी चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है नियोजन प्रक्रिया में प्रथम कदम है। नियोजन प्रक्रिया मतलब नियोजन का कार्य जब स्टार्ट किया जाता है तो उसमें सबसे पहला स्टेप कौन सा उठाया जाता है? क्या वो विकल्पों की पहचान करना है, क्या वो सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना है, या उद्देश्य निर्धारित करना है, या समीक्षा करना है? ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन में सही ऑप्शन जो है वो है उद्देश्य निर्धारित करना। ठीक है, क्या है? उद्देश्य निर्धारित। नियोजन प्रक्रिया में सबसे पहले उद्देश्य अर्थात लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। बिना लक्ष्य निर्धारित किए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। सबसे पहली बात कि आप लक्ष्य, गोल जब तक आप डिटरमाइन नहीं करेंगे तब तक आप किस बात का प्लानिंग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रभावी भारार्पण के लिए आवश्यक है। ठीक ना, यदि आपको भारार्पण, जिसको इंग्लिश में डेलीगेशन कहा जाता है, ठीक ना, आप डेलीगेशन के बारे में जानते होंगे कि अथॉरिटी का डेलीगेशन होता है, तो अथॉरिटी तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। संपर्क की सुविधा, सहयोग तथा समन्वय,
अधिकारों का स्पष्टीकरण या यह सभी। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन यहाँ सही लग रहा है, सभी ऑप्शन सही है, इसलिए सभी ऑप्शन सही है, तो ये सभी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज पे आप टिक आउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मुद्रा बाजार। एक चीज और मैं बीच में रुकावट डाल के बोलना चाहूँगा कि इसे कहता है मुद्रा बाजार, क्वेश्चन कहता है, ये मेरा एक तकिया कलाम शब्द है, ठीक ना, ये आदत हो गया है बोलने का। ठीक है, क्वेश्चन कहता है तो इसमें ऑड लगेगा आप लोगों को, तो प्लीज़ ऑड मत लीजिएगा। ठीक है, ये मेरा आदत हो चुका है, या बोल सकते हैं ये पढ़ाने का स्टाइल हो चुका है मेरा। मुद्रा बाजार व्यवहार करता है, ठीक ना, मनी मार्केट डील्स इन। तो मुद्रा बाजार कौन से प्रतिभूति का व्यापार करता है, मतलब कौन से सिक्योरिटीज का व्यापार करता है? क्या वो अल्पकालीन कोष का करता है, मतलब शॉर्ट टर्म फंड का करता है, मध्यकालीन कोष का करता है, मीडियम टर्म फंड का, लॉन्ग टर्म फंड का, या नन ऑफ दीज? तो आपको पता है मुद्रा बाजार जिसमें आपका बैंकिंग सेक्टर आता है तो वो है अल्पकालीन। ये अल्पकालीन में अपना बाजार चलाता है। अल्पकालीन कोष मतलब अल्पकालीन प्रतिभूतियों का व्यापार करता है। व्यापार करने मतलब खरीदता और बेचता है। ठीक है, जैसे कि आप पढ़े भी होंगे कि मुद्रा बाजार में जैसे आपका ट्रेजरी बिल हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, ये सब सिक्योरिटीज का कुछ एग्जाम्पल है जिसका ये व्यापार करता है, ट्रेड करता है। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रबंध का सार है। प्रबंध का सार इंग्लिश में एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, मतलब प्रबंध का सबसे जरूरी चीज क्या है? प्रबंध यदि आपको सफल बनाना है तो सबसे जरूरी क्या है? समन्वय है, संगठन है, नियुक्तिकरण है, नियंत्रण है। जरूरी तो ये सब है, ठीक ना, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस जो सहायता करता है सब में, संगठन में भी सहायता करता है, नियुक्ति हो तो नियुक्ति में सहायता करता है, नियंत्रण सहायता करता है, तो वो है समन्वय। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चल गए, अब 8 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सबसे इजी क्वेश्चन है। आपको पता है प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? तो प्रबंध के 2, 3, 4, 5, तो 3 स्तर होते हैं। कौन से? 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट। हिंदी में पढ़े होंगे उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है पर्यवेक्षक को प्रबंध के किस स्तर में शामिल किया जाता है? पर्यवेक्षक को प्रबंध के किस स्तर में? पर्यवेक्षक मतलब इंग्लिश में सुपरवाइजर। सुपरवाइजर भी एक मैनेजर ही होता है, तो ये टॉप लेवल का होता है या मिडिल लेवल का या लो लेवल का या ऑल ऑफ दीज? तो आपको पता है ये लो लेवल का होता है, मतलब निम्न स्तरीय होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रबंध की विशेषता है? निम्न में से कौन प्रबंध की विशेषता है? ठीक है ना। तो क्या वो सामूहिक क्रिया है? बिल्कुल, प्रबंध तो सामूहिक क्रिया, अकेले तो होगा नहीं। सतत क्रिया है, मतलब वही कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलने वाली प्रक्रिया। बिल्कुल, रुक रुक के कोई भी आदमी सफल नहीं हो सकता है, यदि आप रुक रुक के काम करेंगे तो लगातार करना होगा। सार्वभौमिक है, मतलब सभी स्तरों पर जरूरी है, चाहे वो मध्य स्तर हो, उच्च स्तर हो। हाँ बिल्कुल है, यूनिवर्सल है, तो ये सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वह व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की क्षमता रखता है। आपको अच्छी तरह पता है कि जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से काम कराने की क्षमता रखता है उसको कर्मचारी नहीं कहते हैं, उसको उद्यमी भी नहीं कहते हैं, उसको अर्थशास्त्री भी नहीं कहते हैं, उसको प्रबंधक कहते हैं, मैनेजर कहते हैं, या फिर आप अपने लैंग्वेज में लीडर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका मैनेजर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांत की संख्या, तो आपको पता है वो 14 है। ठीक ना, 14 है। 14 आप लोग याद भी कर लिए होंगे, 1-2 तो हम ही बोल देंगे, जैसे आदेश की एकता, निर्देश की एकता, सोपान श्रृंखला, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। ठीक ना, बहुत अच्छा सिद्धांत दिए हैं हम। फिलहाल मैं तो पढ़ाता हूँ बीएसटी कॉमर्स के जितने बच्चे हैं उनको बीएसटी में खुद स्पेशली पढ़ाता हूँ। ठीक ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये विषय बीएसटी जो है। जैसे होता है ना कि हिंदू धर्म का ग्रंथ, जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म का ग्रंथ क्या है, तो गीता को हिंदू धर्म का ग्रंथ माना गया है, मुस्लिम धर्म का कुरान माना गया है। हम और कॉमर्स का यदि कोई ग्रंथ है, कॉमर्स स्ट्रीम वाले स्टूडेंटों के लिए कोई ग्रंथ है, तो वो है
आपका बिजनेस स्टडी, ये मेरा मानना है, आप पर हम थोप नहीं रहे हैं, आप लोगों के लिए बोरिंग होगा लेकिन मेरे लिए बीएसटी एक ग्रंथ ही है, ठीक ना। बहुत कुछ सिखाता है ये, इससे आप अपना ज़िंदगी भी सफल बना सकते हैं यदि बीएसटी को ढंग से पढ़ा जाए तो। एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं, और बिजनेसमैन छोड़िए, बिजनेसमैन तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले अपने जीवन को यदि आपको मैनेज करना है तो आपको मैनेजमेंट सीखना चाहिए, और वो मैनेजमेंट आपको बीएसटी 12 सिखाता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये ग्रंथ है मेरे लिए। हेनरी फ्योल का ये 14 सिद्धांत है ना, ये जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने कई सिद्धांत दिए थे, उन्हीं सिद्धांतों को मिलाकर जो गीता का रचना हुआ है, हमारा जो महाग्रंथ है, ठीक ना, भगवत गीता, महाभगवत गीता, ठीक है। तो उसी प्रकार ये सिद्धांत मेरे लिए है, ये 14 सिद्धांत बहुत बढ़िया सिद्धांत है। यदि 14 सिद्धांत का उपयोग सभी व्यक्ति अपने जीवन में करने लगे ना, तो निश्चित है कि उनका जीवन भी सफल जरूर होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 14, ठीक है। और हेनरी फ्योल को एक चीज़ और बताते हैं, हेनरी फ्योल जो है ना फादर भी कहलाए हैं, किस चीज़ के फादर, ठीक ना, तो फैक्ट्री मैनेजमेंट के फादर कहलाए ये, फैक्ट्री मैनेजमेंट के, ठीक है, फैक्ट्री मैनेजमेंट के फादर के नाम से भी ये जाने जाते हैं। या फिर मेरा मानना है कि आधुनिक प्रबंध के पिता F.W. टेलर को माना गया है, या वैज्ञानिक प्रबंध के पिता F.W. टेलर को। तो ये जो परंपरागत है, परंपरागत प्रबंध मतलब ट्रेडिशनल मैनेजमेंट का जो फादर है, या फिर फैक्ट्री मैनेजमेंट के जो फादर है, वो यही है, ठीक है। हम तो कहते हैं F.W. टेलर के भी ये फादर है, ठीक है, मतलब उस नज़र से नहीं बोल रहे कि फादर है, ठीक ना, मतलब इनके पास जो नॉलेज था वो F.W. टेलर के पास भी नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा स्मॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हेनरी फ्योल किस सिद्धांत के अनुसार एक अधीनस्थ को एक ही अधिकार के आदेश प्राप्त होना चाहिए। एक अधिकारी से एक अधीनस्थ को, अधीनस्थ मतलब यहाँ कर्मचारी भी आप समझ सकते हैं, मतलब अधीनस्थ मतलब जो आपके नीचे काम करते हैं उन्हें अधीनस्थ इंग्लिश में सबऑर्डिनेट कहते हैं। तो एक अधीनस्थ को यदि एक ही अधिकारी से आदेश मिलेगा तो वो स्पष्ट होकर कार्य कर सकेगा, नहीं तो कई अधिकारियों से मिलेगा तो वो फिर क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, किसका बात माने किसका नहीं, ठीक है। इसलिए सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आदेश की एकता, ठीक ना, आदेश की एकता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है कितना परसेंट है, क्या 25% है, 50, 75 या 100? तो ये सही ऑप्शन है 75% है, ठीक ना। वैज्ञानिक प्रबंध, इसका नाम वैज्ञानिक पड़ा ही इसी कारण से, क्योंकि पहले इसमें बहुत विश्लेषण होता है। कोई भी यदि कोई नया तरीका काम करने का, नया तरीका का खोज हुआ है, नए तकनीक का खोज हुआ है, नई विधि का खोज हुआ है, तो सबसे पहले उसको अपना नहीं लिया जाता है, उसको विश्लेषित किया जाता है। जैसे प्रयोगशाला में कोई रिसर्च करके कुछ नया खोज होता है, वैसे ही इस पर पहले रिसर्च किया जाता है कि इसमें सफल होंगे कि नहीं, ये कार्य यदि शामिल करेंगे, इस कार्य को करने के तरीकों को यदि शामिल करेंगे तो क्या हमारा जो संस्था है, व्यावसायिक संस्था है, वो सफल होगा कि नहीं होगा, उसके लिए एनालिसिस किया जाता है। उसमें जो टाइम लगता है वो 75% टाइम लग जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं, ये आपका था 14 था, तो अब 15 में आना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 वैज्ञानिक प्रबंध के जनक है, जैसा कि इससे पहले हम डील कर चुके हैं, वो है F.W. टेलर, ठीक ना। वैज्ञानिक प्रबंध या आधुनिक प्रबंध के जनक F.W. टेलर, ठीक है। ठीक है, ताज्जुब की बात है कि जितने भी फादर हैं कोई इंडियन तो है ही नहीं, ठीक है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, हर क्षेत्र में इंडियन ही फादर है, ये भी मैं बताना चाहूँगा, लेकिन हिस्ट्री हमसे छुपाया जाता है। यदि रियल हिस्ट्री आप जानेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि लगभग चीज़ों का खोज भारत में हो चुका था पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, तो 15 के बाद 16 आता है, तो 16 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था, तो कहाँ हुआ था बताइए हेनरी फ्योल का जन्म। तो हेनरी फ्योल का जन्म जापान में तो नहीं हुआ था, जर्मनी में भी नहीं हुआ था, ठीक है, जापान जर्मनी नहीं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से नहीं, फ्रांस में हुआ था या अमेरिका में। तो हेनरी फ्योल का जन्म चलो फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? फ्रांस में हुआ था, थोड़ा डाउटफुल है, ठीक है, थोड़ा डाउटफुल है, ठीक है। तो हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर है। 17 नंबर
17 नंबर क्या कहता है कि निर्देशन का प्रवाह होता है, प्रवाह मतलब फ्लो, FLOW, फ्लो होता है। निर्देशन का जो फ्लो होता है वो किधर, ऊपर की ओर होता है? बिल्कुल नहीं, ठीक ना, नीचे की ओर होता है शायद, हाँ ये हो सकता है नीचे की ओर होता है, समतल स्तर पे होता है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें सही ऑप्शन होगा नीचे की ओर होता है, ठीक ना, डाउनवर्ड होता है, सही आंसर डाउनवर्ड होता है, ठीक है। जिस तरह नदी ऊपर से नीचे की ओर बहती है वैसे निर्देशन भी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, ठीक है, नीचे से ऊपर तो हो नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18, ये लिखने का ना बार बार प्रॉब्लम है, रुक जाओ 1 मिनट। 18, क्वेश्चन नंबर 18 आ गया। 18 कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है। तो कर्मचारियों के विकास में क्या प्रमोशन सम्मिलित है, जिसको हिंदी में पदोन्नति, क्या ट्रांसफर, क्या स्थानांतरण, क्या प्रशिक्षण, क्या ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी सही है, ऑल ऑफ दिस सही ऑप्शन होगा, ठीक ना। प्रमोशन दे के, ट्रांसफर करके, ट्रेनिंग दे के, ये सही तरीका है कर्मचारियों का विकास करने का, ठीक है। वैसे आप कह सकते हैं सही ज़्यादा अच्छा तो लगता है प्रमोशन, प्रमोशन से ही विकास होता है, तो बिल्कुल गलत। प्रमोशन से आपका सिर्फ कह सकते हैं धन का विकास हो सकता है, ठीक ना, मन का विकास और तन का विकास नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाते हैं। ये 19 नंबर जो है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हु रॉट द बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो अभी तो बताएं, अभी तो हम डील कर रहे थे, उसका फ़ायदा मिल रहा है आप लोगों को कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट मतलब उसके फादर कौन है अभी हम बताए थे, तो वो है FW टेलर। तो इसका बुक कौन लिखे होंगे, इस बुक को कौन लिखे होंगे, निश्चित है कि वो FW टेलर बोल दिए, सॉरी आई एम सॉरी, यहाँ पर गलत बोल दिए हम। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का जो फादर है वो हेनरी फ्योल है। कौन है? FW टेलर तो आपके क्या है, फादर ऑफ साइंटिफिक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा हेनरी फ्योल। अभी कुछ समय पहले मैं समझा रहा था कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के जो फादर हैं वो हेनरी फ्योल को माना गया है, तो हेनरी फ्योल ही ये बुक लिखे होंगे। तो इसका सही ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, और वो सही ऑप्शन आपका यहाँ पर है हेनरी फ्योल, ठीक है, ओके। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं। निर्देशन के तत्व है, तो निर्देशन मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन में कौन कौन सा फैक्टर शामिल होता है, क्या वो सुपरविजन है, क्या वो लीडरशिप है, क्या मोटिवेशन है, क्या ऑल ऑफ दीज। तो ये ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि पर्यवेक्षण, नेतृत्व, अभिप्रेरणा ये सभी निर्देशन में आते हैं। निर्देशन करना है तो ये सभी काम आपको करना होगा, इसलिए उपरोक्त सभी होगा। इसका सही ऑप्शन होगा इनमें से सभी। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 कहता है कि संदेश वाहन के न्यूनतम पक्षकार होते हैं। ये तो कोई बच्चा ही बता सकता है। संदेश वाहन के न्यूनतम पक्षकार 2 होते हैं। अकेले कोई संदेश वाहन मतलब कम्युनिकेशन कैसे कर सकता है? कम्युनिकेशन मतलब क्या? संदेश वाहन का मतलब क्या होता है कि अपने विचारों को, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना। तो दूसरों तक पहुंचाने के लिए 2 व्यक्ति तो होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। अब लिख रहा है नियंत्रण आवश्यक है। नियंत्रण किसके लिए आवश्यक है? छोटे उपक्रम के लिए, लघु मतलब छोटा होता है, मध्यम, बड़े या उपरोक्त सभी के लिए। तो नियंत्रण तो सब में करना होता होगा ना, तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन क्या है? क्या वो बर्बादी है? बिल्कुल नहीं बर्बादी है। पहले के मैनेजर सोचते होंगे, लेकिन आज के समय में नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है। आवश्यक है, आवश्यक तो है, लेकिन इसमें विनियोजन, जिसको इंग्लिश में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिख रहा है, इसलिए सही ऑप्शन होगा विनियोजन है, ठीक है। विनियोजन टिक आउट कर दिए हैं, आप भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। वित्तीय प्रबंधक निम्न में से किससे संबंधित निर्णय लेता है? तो क्या वो वित्त से संबंधित, विनियोग से संबंधित, लाभांश या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी। वित्तीय प्रबंधक मतलब फाइनेंशियल मैनेजर, ठीक ना, डिसाइड करता है, डिसीजन लेता है, फिनांस के कंसर्न में भी लेता है, इन्वेस्टमेंट के कंसर्न में भी लेता है, और डिविडेंड के भी कंसर्न में लेता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 23 की ओर, ठीक है, 23 बोलते सॉरी। क्वेश्चन 25 की ओर आते हैं। अब सेबी का मुख्य कार्य कहाँ है? जल्दी इससे बताओ, आप लोग सोच लो। तो पता है आप लोग को मुंबई में है, ठीक है। बेस्टी के सेकेंड पार्ट में जाएंगे तो वहाँ चैप्टर नंबर 1, 2 में ही मिल जाएगा ये सब, ठीक है। फिर है
स्कंध विपणि, जिसको इंग्लिश में स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, देख रहे होंगे यहाँ पे। स्कंध विपणि किसके हितों की सुरक्षा करता है, मतलब किसका सुरक्षा करता है और किन चीज़ों का सुरक्षा करता है। तो किन चीज़ों का तो छोड़ दो, किसके हित में करता है, क्या कंपनी के हितों का या सरकार के हितों का, इनमें से कोई नहीं, या फिर निवेशक का। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि इसमें से सही ऑप्शन है, और वो है निवेशकों का, इन्वेस्टर का, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, विपणन लाभकारी होता है। विपणन लाभकारी किसके लिए होता है, क्या उपभोक्ताओं के लिए होता है, क्या निर्माताओं के लिए होता है, या व्यवसाय के लिए, या सभी के लिए होता है। तो मार्केटिंग तो आपका उपभोक्ताओं को भी फायदा पहुंचाता है, मैन्युफैक्चरर को भी, बिजनेस को भी, सबको, इसलिए इसका सही ऑप्शन सभी के लिए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। 28 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से आंतरिक वातावरण का तत्व कौन सा है, बताइए। निम्न में से आंतरिक वातावरण का तत्व कौन सा है, क्या वो नीति है, क्या वो उद्देश्य है, या संगठन का ढांचा है, या उपरोक्त सभी है। तो इसमें हमको सभी लग रहा है, ठीक ना, तो उपरोक्त सभी को टिक आउट कर लेना, इसमें से सभी। यदि लेकिन डाउट है इसमें हमको, ठीक है, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं, हो सकता है क्योंकि मैं रटा हुआ चीज़ न पढ़ता हूँ न पढ़ाता हूँ, ठीक है। क्योंकि आंतरिक वातावरण का मतलब होता है वैसा तत्व, आंतरिक वातावरण का तत्व का मतलब है वैसा तत्व जिस पर स्वामी का और प्रबंधक का नियंत्रण होता है, ठीक ना। तो जैसा कि नीति है, तो नीति तो आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। उद्देश्य है, ठीक है, संगठन ढांचा है, ये सब तो आप खुद बना सकते हैं। तो उपरोक्त सभी सही ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। यदि गलत हो, यदि किताब में गलत इसका ऑप्शन मतलब कुछ और ऑप्शन हो, तो आप हमें जरूर बताना कमेंट करके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 और 29 में आते हैं। अभी मिस्टेक है सेट में आपका, प्रबंध का सार, ये पहले भी क्वेश्चन था जो कि आंसर समन्वय है, तो दो बार दे दिया, ठीक ना। अब जैक बोर्ड जैसा भी बोर्ड अब मिस्टेक मॉडल सेट बनाता है, पता नहीं कैसे रिपीट करता है, कौन टाइपिंग करता है, तो मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं। थोड़ा पूरा पढ़ना होगा, इसके लिए इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए। तो वस्तुओं और सेवाओं, पेंसिल कहाँ है, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की नई विधियों की खोज निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की नई विधियों की खोज किसके लिए आता है, थोड़ा पता लगाएं आप लोग। क्या राजनीतिक वातावरण के अंदर, ये तो आपका व्यावसायिक वातावरण चैप्टर का क्वेश्चन है, राजनीतिक वातावरण में आता है, बिल्कुल नहीं आता हुआ। सामाजिक, ना। तो तकनीकी यहाँ सूट कर रहा है, इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा, तकनीकी वातावरण, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको कट करते हैं पहले, तभी तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया ना, 10 बाकी है। कितना समय ले लिए हम लोग, 22 मिनट का समय हो गया। चलिए जल्दी किया जाए, पेंसिल कहाँ है, आ गया। क्वेश्चन नंबर 31, नियोजन प्रक्रिया में अंतिम चरण है। अभी एक क्वेश्चन इसका था कि नियोजन प्रक्रिया का शुरुआती चरण, फर्स्ट स्टेप, तो वो था उद्देश्य निर्धारित करना। तो ये तो उद्देश्य निर्धारित फिर से दे दिया, तो ये ऑप्शन तो आपका कट हो गया। फिर है विकल्पों की पहचान करना, समीक्षा करना, योजना को लागू करना। तो योजना लागू करना तो अंतिम नहीं होगा, हमको लगता क्या सही है, वो है समीक्षा करना। चलो इसको काटते हैं, फिर से पेंसिल लाते हैं, और इसका सही ऑप्शन है समीक्षा करना, सही ऑप्शन है फॉलो अप एक्शन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर जाने के लिए हमको पेंसिल काटना होगा, 32 नंबर आना होगा, फिर से पेंसिल लाना होगा। और किस संगठन ढांचा के अंतर्गत संस्था को उसके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले मुख्य उत्पादों के आधार पर, ठीक है, यदि छोटा हो गया तो थोड़ा आंख लगा कर देख लेना, आधार पर विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन तो समझ में नहीं आया, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। किस संगठन ढांचा के अंतर्गत संस्था को उसके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले मुख्य उत्पादों के आधार पर विभाजित किया जाता है। तो वो प्रभागीय डिविजनल संगठन, प्रभागीय इंग्लिश में डिविजनल संगठन ढांचा है, या कार्यात्मक है, या फिर अनौपचारिक है, इनमें से कोई नहीं। तो मेरा मानना है ये भी थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन है, ये इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा। अनौपचारिक तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक ना, अनौपचारिक तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, अनौपचारिक नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। कार्यात्मक,
किस संगठन ढांचा के अंतर्गत संस्था को उसके द्वारा उत्पादित किए जाने मुख्य उत्पादों के आधार पर, मुख्य उत्पाद तो ये कार्यात्मक हो सकता है, ठीक है, ये क्या होगा, कार्यात्मक ही हो नहीं सकता है, होगा ये, ठीक ना, कार्य के आधार पर उसके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले मुख्य उत्पादों के आधार पर विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो प्रभागीय तो नहीं होगा, डिविजनल, तो बी नंबर होगा, ठीक है, ये सही होगा। यदि हम गलत हैं तो फिर आप कैसे सिद्ध कीजिए कि हम गलत हैं, तो आपको कमेंट तो करना ही पड़ेगा, तो आप फंस गए, आपको कमेंट करना होगा यदि हम गलत ऑप्शन बताए हैं तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में भारार्पण किया जा सकता है, वही फिर से डेलीगेशन आ गया, भारार्पण किया जा सकता है किसका, अथॉरिटी का मतलब अधिकार का, इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा हुआ है, उत्तरदायित्व का, जवाबदेही का, इनमें से कोई नहीं। तो भारार्पण देखिए अधिकार का आप कर सकते हैं, उत्तरदायित्व तो अपने आप जन्म लेता है, आप उसको किसी को जबरदस्ती नहीं थोप सकते हैं, जवाबदेही भी आप भारार्पण कर सकते हैं, तो लेकिन यहाँ सही ऑप्शन अधिकार का होगा, ठीक है, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा अधिकार का, ठीक है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आते हैं, निम्न में से कौन नियोजन विशेषता है, मतलब नियोजन मतलब प्लानिंग का विशेषता कौन है इनमें से, सर्वव्यापक है, बिल्कुल सभी जगह इसका प्रयोग होता है, भविष्यवादी मतलब फ्यूचरिस्टिक होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है, बिल्कुल फ्यूचर देखता है नियोजन, मतलब देखता नहीं है, फ्यूचर के लिए काम करता है, मानसिक प्रक्रिया तो है ही, बहुत ज़्यादा यहाँ टेंशन होता है, माथा में दर्द होता है, इसलिए ये सभी ऑप्शन सही है और इसलिए इसका सही ऑप्शन उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 प्रबंध है, क्या है, विज्ञान है, कला है, दोनों है सर जी, विज्ञान और कला दोनों है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आने के लिए आ जाते हैं, अरे पेंसिल आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा सामाजिक वातावरण का उदाहरण है, निम्न में से कौन सामाजिक वातावरण का उदाहरण है, मुद्रा का आपूर्ति ना, मुद्रा का आपूर्ति नहीं हो सकता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लग रहा है, परिवार का संरक्षण नहीं, ये कहाँ से आ गया, राष्ट्रीय है तो बिल्कुल नहीं, तो बी नंबर ले लेना है, बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर आते हैं कि हेनरी फ्योल के द्वारा, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, 2 बार पहले भी था तो 14, चलिए आपका रिवीजन हो गया। फिर है वैज्ञानिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे, तो आ ही गया, वो है एफ.डब्ल्यू. टेलर, एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब हैं, ठीक है। तो साहब हो गए, कितना क्वेश्चन 38 हो गया, लास्ट 2 क्वेश्चन बचा, समय कितना हो गया, चलिए निर्देशन के प्रमुख तत्व हैं, निर्देशन के प्रमुख तत्व 4 हैं, 2 तो अभी हम लोग देखे भी थे, 4 हैं, बोलेंगे कौन कौन सा सर, तो बता देते हैं ना, अरे सबसे पहले तो आप ले लो नेतृत्व, ठीक ना, नेतृत्व लेंगे, वो एक है, मतलब इंग्लिश में लीडरशिप, दूसरा संदेशवाहन जिसको इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं, तीसरा पर्यवेक्षण जिसको सुपरविजन कहते हैं, और चौथा अभिप्रेरण जिसको मोटिवेशन कहते हैं, ठीक है, आप पढ़े होंगे। ऐसे तो मेरा डील करने का मूड नहीं था, लेकिन चलिए आपका चेहरा, मायूस चेहरा देखते हुए डील कर दिए, ठीक है। कहीं कि कई लोग तो बीएसटी को साल पढ़ते भी नहीं है, क्या सोच के थ्योरी पेपर है, क्या पढ़ना है, एग्जाम आता है गेस्ट पेपर लेके बैठ जाते हैं, या फिर इस तरह का वीडियो खोल खोल के देखते रहते हैं, तो मेरा भी देख लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 40, वित्तीय प्रबंध का मुख्य कार्य है, वित्तीय प्रबंध का मुख्य कार्य क्या है, थोड़ा सा जूम किया जाए, लास्ट क्वेश्चन है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंस देना होगा। हाँ, वित्तीय नियोजन करना, कोष प्राप्त करना, शुद्ध लाभ का आवंटन करना, उपयुक्त सभी, तो डबल आ गया क्वेश्चन, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन पहले भी था, ठीक ना, तो ये उपयुक्त सभी होगा, ठीक ना, उपयुक्त सभी, तो ये कुल मिला के आपका सेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन के आंसर में डाउट रहा, लेकिन वो सही ही होगा, आप चेक कर लेना, गलत होगा तो आप कमेंट करना। तो प्लीज़ फिर से कहता हूँ, बार बार रिक्वेस्ट करना भी अच्छा नहीं लगता, यदि वीडियो अच्छा लगता है, खासकर इस कोचिंग से जितने द कॉमर्स केयर फैमिली से जुड़े हुए जितने बच्चे हैं उनके तक ये वीडियो पहुंचता है, तो पहले तो शेयर कर दे अपने दोस्तों तक, और उन बच्चों तक खासकर जो कॉमर्स से हैं, 12th क्लास में इस बार एग्जाम देने वाले हैं, ठीक ना, उनको शेयर कर दो, मन होगा तो देखेंगे, नहीं होगा तो नहीं देखेंगे, ठीक है ना, ताकि मेहनत लगता है सर जी, बहुत मेहनत लगता है, कोई शौक नहीं बनाने का, ठीक है, लेकिन मेहनत लगता है, तो थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए अच्छे से रहना, अच्छा से तैयारी करो, एग्जाम करीब है। थैंक यू।